हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स। उसमें हमारे 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल्स आज जो हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और डेथ ऑफ द पार्टनर, ये और रहेंगे। टोटल हमारा ये 35 मार्क्स का, आपके बोर्ड एग्जाम्स में 35 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर करता है। तो इसको, और इसमें आपको ये भी देखना है कि आप जैसे जैसे हम स्टार्टिंग से करेंगे ना, तो इसको आपको कॉन्टिन्यूसली इसको पढ़ना है, क्योंकि जैसे जैसे हम पहले जो चीज़ें करेंगे वो आपको बाद तक काम आएंगी। फंडामेंटल्स के बाद जैसे आपने एक एग्जांपल के लिए आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया, तो वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ ऑफ द पार्टनर में, डिसोल्यूशन में, सब में आपको ये काम आने वाली है। इसलिए आप इसको इसी सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये है अकाउंटिंग हम कर रहे हैं एक पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो जब आप पार्टनरशिप फर्म को करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा सबसे पहला जो काम है वो ये देखना कि पार्टनरशिप होती क्या है। हालांकि आपने 11th क्लास में जो बिजनेस स्टडीज़ किया होगा उसमें फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस में हमने सबसे पहले सोल ट्रेडरशिप करते हैं और फिर पार्टनरशिप करते हैं, तो थोड़ी बहुत थ्योरी आपको इसके बारे में पहले से आपको पता होगी। लेकिन अब अकाउंटिंग पर्पस में हम इसे दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप हमारा क्या होता है कि इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। उनके बीच में एक एग्रीमेंट है टू डू ए लीगल बिजनेस, किसी भी लीगल बिजनेस करने का एक एग्रीमेंट है, एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ दैट लीगल बिजनेस। उस लीगल बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसे आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऐसा जब भी कोई डिसाइड किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो अब इसमें जो डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप, इट इज एन एग्रीमेंट और रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ के बेस पर आप पार्टनरशिप बनाते हो, एंड इट इज अ रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन द 2 और मोर पर्सन्स। अब ये पर्सन्स कैसे होने चाहिए ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पर्सन्स होने चाहिए विच आर एलिजिबल टू डू एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा 1872, उसके अकॉर्डिंग जो कैपेबिलिटीज दी हुई हैं कि कोई 2 पर्सन हु आर केपेबल ऑफ डूइंग एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वही यहाँ पर बिजनेस में पार्टनर्स हो सकते हैं। अब एग्री टू डू ए बिजनेस, ये बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बैंक को लूटने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हैं, वो किसी बैंक को लूटने के लिए या कहीं पर रॉबरी करने के लिए, चोरी करने के लिए या कोई और इलीगल बिजनेस करने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। एंड टू शेयर इट्स प्रॉफिट्स। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि चाहे प्रॉफिट्स हो या लॉसेस। पॉजिटिव का मतलब है कि आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं और नेगेटिव का मतलब है कि आपको लॉसेस हो रहे हैं। तो जो भी उस लीगल बिजनेस से होगा, आपको जो भी उसका रिजल्ट रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव, तो उनको बांटने के लिए जब 2 या 2 से अधिक लोग कोई भी आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो दैट बिजनेस, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप। आगे देखिए, पर्सन्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमें कुछ लोग बताए हुए हैं विच आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू एनी कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन से होते हैं? एक तो है कि माइनर। माइनर में ऐसा पर्सन जिसकी की एज 18 से कम होती है, दैट इज कॉल्ड माइनर पर्सन। जो नाबालिग है वो हमारा केवल कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जैसे एक फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बेस पर उसके बेटे को हम पार्टनर बना लेते हैं। तो वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर हम प्रॉफिट्स के लिए उसको कुछ टाइम के लिए पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन जब आप एक नई पार्टनरशिप बना रहे हो तो उस केस में कभी भी आप एक माइनर के साथ अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं करोगे, उसे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर मेडिकली किसी पर्सन को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसे हम
कॉन्ट्रैक्ट नहीं उससे कर सकते, उससे पार्टनरशिप नहीं कर सकते। एक होता है कि टाइमली एक डिप्रेस्ड कंडीशन आती है, टाइमली अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो ये उस समय में जब उस पर्सन की वो डिप्रेस्ड वाली स्टेज चल रही है तो उसमें भी उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि उसका पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता, उसे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। एंड थर्ड इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अगर किसी भी और लॉ के अकॉर्डिंग अगर पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया गया है कि फिर टू कॉम्पिटेंट टू डू एनी टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे भी हम पार्टनरशिप में नहीं कर सकते। तो 3 पर्सन हो गए आपके, एक माइनर, अनसाउंड माइंड का पर्सन, और या फिर बाय एनी लॉ अगर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसमें कौन से हो सकते हैं, जैसे इंसॉल्वेंट है, इस इंसॉल्वेंट पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनी टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको भी हम पार्टनर नहीं बना सकते। या फिर कोई भी सजा याफ्ता मुजरिम कि जिसको की सजा को उसकी फिनिश हुए 6 मंथ से अभी कम टाइम हुआ हो, 6 मंथ्स बीत चुके हों, उसी के बाद वो कॉम्पिटेंट होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो उसके बाद ही हम उससे पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो वही जो पर्सन है वो हमारे कॉम्पिटेंट होने चाहिए टू डू एनी टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो हमारा पार्टनरशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे और पार्टनरशिप में एक पार्टनर की तरह एलिजिबल होंगे पार्टनर बनने के। देखिए, इसको स्टैचू के परव्यू में लाने के लिए जो हमारा एक एक्ट है, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें कि सारे रूल्स रेगुलेशन अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड सब कुछ दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से इसको चलाना है पार्टनरशिप को। अदरवाइज इसका रजिस्ट्रेशन कराना और पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सारी बातों को मानना ज़रूरी नहीं है। अगर पार्टनर्स ने अपनी एक पार्टनरशिप डीड तैयार की हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन किसी भी टाइप के कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स को फ्यूचर में अवॉइड, अभी तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं लेकिन फ्यूचर में भी ऐसा रहे ऐसा कोई सर्टेन नहीं है, तो उसके लिए सही यही रहता है कि आप एक्ट के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन कराएं और एक प्रॉपर पार्टनरशिप डीड को बनाएं। तो अदरवाइज यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो है हमारा, ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट पर बेस्ड होता है, अभी हमने ये पढ़ा था। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि पार्टनरशिप्स के लिए ही बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डेफिनेशन दी गई है दैट इज पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स अभी हमने देख लिए कि दे शुड बी capable of doing any type of contract as per the Indian Contract Act 1872, who have agreed to share profits of the losses। हमें जो profits of the business जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ प्रॉफिट्स को बताया गया है। तो अब बात ये उठती है कि क्या अगर लॉसेस होंगे तो वो उनको नहीं बांटेंगे, उनको बिल्कुल बांटेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट्स का मतलब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के प्रॉफिट से है, उन दोनों को यहाँ पर बांटा जाएगा। carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसे ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पार्टनर्स उसको चलाएं, एक दूसरे की कंसेंट के अकॉर्डिंग या आपस में जो भी उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनमें से कोई भी एक दो या जो भी जिनको भी उन्होंने आपस में डिसाइड किया है वो पर्सन्स उसको चला सकते हैं पार्टनरशिप के एक्ट को। और वो जिनको भी उन्होंने चूज करके मैनेजिंग बनाया है, मैनेजिंग पार्टनर्स बनाया है, उनको जो भी काम करेंगे तो बाकी के पार्टनर्स को उसको मानना पड़ेगा उसको। इसीलिए वो कहते हैं कि पार्टनरशिप में एवरी पार्टनर इज ए एजेंट और प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फ्रॉम द, हम इसे दो तरीके से देखते हैं। एक, अगर जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो पार्टनरशिप इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर रामलाल हैं, वो 2 बिजनेस करते हैं। एक तो उनका प्रोप्राइटरशिप में है शूज़ का बिजनेस, तो यहाँ पर उनके अलग अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, और दूसरा वो राम श्याम एंड सन्स पार्टनरशिप है जो उसमें पार्टनर्स हैं, तो उसमें जो उसके जो अकाउंट्स तैयार होंगे इस पार्टनरशिप के, वो एक सेपरेटली तरीके से तैयार होंगे, बिल्कुल अलग। यहाँ पर राम अगर अपना बिजनेस करता है तो राम के अलग अकाउंट्स बनेंगे, श्याम कोई भी अपना अलग से बिजनेस करता है तो उसके अलग होंगे, और जो ये फर्म है, जो ये काम है राम श्याम एंड सन्स का, उनके अलग से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी।
इसका मतलब समझिए कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगर मान लो सपोज बिजनेस को, ये जो हमारी फर्म है श्यामलाल एंड सन्स, इसको 10 लाख रुपीस का लॉस हो जाता है या कोई क्लेम है जो कि 10 लाख रुपीस का हमें पे करना है इस वाली फर्म को, इनकी टोटल असेट्स को हमने सेल किया, वो हमारी टोटल मिलके 7 लाख रुपए तो हमारे अरेंज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद 3 लाख रुपीस हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर जो भी पार्टनर्स हैं, सपोज इसमें 2 पार्टनर्स हैं अभी, राम और श्याम, तो इनकी जो पर्सनल एसेट्स होंगी उन तक को सेल करके हम वो बाकी के 3 लाख रुपए अरेंज करेंगे और उनको पे करेंगे। तो लॉ की आइज में या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राम श्याम या ये फर्म राम श्याम एंड सन्स, इनका कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, दे आर वन। अगर आपको इसकी एसेट से वो चीज़ आप पूरी कर पाते हो, अपने क्लेम्स को या अपने क्रेडिटर्स को पे कर पाते हो तो गुड, अदरवाइज आपको अपनी पर्सनल असेट्स जो हैं उनको भी सेल करके आपको ये क्लेम्स पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन जब हम अकाउंटिंग पर्पस पर आते हैं तो ये रामलाल के बिजनेस, श्यामलाल के बिजनेस के अकाउंट्स और जो इस फर्म के अकाउंट्स हैं वो आपको अलग अलग तैयार करने पड़ेंगे। तो फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे आर सेपरेट बिजनेस एंटिटीज, फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटीज, आपको वो मिलकर ही पे करना पड़ेगा। अगले हम आते हैं एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट है दैट इज एटलीस्ट 2 मेंबर्स। हमारी पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। जब हम मैक्सिमम नंबर्स की बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट में, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है जो कि हमें बताए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होने चाहिए। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में उसके सेक्शन 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो CGI है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको ये राइट्स दिए हुए हैं कि वो डिसाइड कर सकें कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं मेंबर्स। तो लेकिन उसमें भी एक लिमिट उनके ऊपर लगाई गई है कि वो मेंबर्स 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, वो इक्वल टू और लेस देन 100 होंगे। तो उसी राइट के तहत जो आपको कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है अंडर सेक्शन 464, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो पार्टनरशिप में है वो मैक्सिमम नंबर अभी कितने होंगे, 50। मीन्स कि एट प्रेजेंट हमारा ये प्रोविज़न है कि एक पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप में, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधिकार को यूज़ करके 100 तक इंक्रीज कर सकती है, लेकिन अभी उन्होंने किए नहीं है। अभी हमारे कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं पार्टनर्स के, 50। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा सेकंड है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मीन्स कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने कोई लिखित में, रिटन में कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो वो मान्य नहीं होगा, ओरल जो है वो मान्य नहीं होगा, केवल राइटिंग में होता तो ही आप मानते। लेकिन राइटिंग में बनाने का एक फायदा ये होता है कि इट इज अ वैलिड प्रूफ इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ एनी थर्ड पार्टी। आप एक वैलिड प्रूफ आप उनके सामने प्रस्तुत कर पाते हो। ओरली को आप किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर सकते। अदरवाइज ये जो भी ओरल आप आपस में डिसाइड करते हो वो भी हमारा, अगर पार्टनर्स के बीच में जब हम बात करते हैं तो ओरली जो भी आपने डिसाइड किया है वो भी हमारा एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग सारे काम आगे किए जाएंगे। और वो कम से कम बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, तो 2 तो मिनिमम हो गए और मोर आपने अभी देख लिया कि कितने होने चाहिए, 50 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। पार्टनर्स मस्ट एग्री टू कैरी ऑन ए लीगल बिजनेस। जो हमारा बिजनेस है वो लॉ की आइज में उसका एक वैलिड एग्जिस्टेंस होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से आपका लीगल बिजनेस हो, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हालांकि जो हमारी
एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है उसमें केवल प्रॉफिट्स वर्ड यूज किया गया है, लेकिन उसमें वो इम्प्लाइड है कि इफ देयर आर एनी नेगेटिव प्रॉफिट्स मींस की लॉसेस दैट दे आल्सो शुड बी, दे विल बी आल्सो शेयर्ड. Each partner is an agent as well as principal. कि सारे पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट भी हैं और उनके प्रिंसिपल हैं. मींस कि वो अपने सारे कामों से फर्म को बाइट करते हैं और इसी तरीके से और किसी दूसरे पार्टनर के द्वारा किया गया कोई भी काम है तो उसको अपने आप को उसके द्वारा बाइट करेंगे. मतलब जो भी एक पार्टनर काम करेगा उसमें सारों को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. चाहे वो मैनेज करने के लिए आपने उनको चूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी सारे पार्टनर्स को ये राइट है कि वो किसी भी वक्त पे कोई भी काम जो भी बिजनेस की काम है उसको वो देख सकते हैं, उसमें वो अपनी राय रख सकते हैं और उसके कॉपीज ले सकते हैं, उसके अकाउंट्स की या जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उनकी कॉपी ले सकते हैं. इसके बाद आता है हमारा पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनर्स दैट आर डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स. उसमें उनके सारे राइट्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, तो वो सारी चीज़ों को अपने लिख देते हैं उसमें. तो पार्टनरशिप डीड इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पार्टनर्स. एंड दिस एग्रीमेंट में भी जो ये एग्रीमेंट है ये आपका ओरली और रिटन दोनों तरीके से हो सकता है. जब हम इसको रिटन में करते हैं, रिटन में बना लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट को साइन करा लेते हैं बाय ऑल द पार्टनर्स, तो दैट इज कॉल्ड partnership deed. But to avoid any type of the dispute between the partners, it is better to have a written agreement. This written agreement is called partnership deed. ये जो partnership deed है that will be signed by all partners and contains the details of the terms and conditions, rights, responsibilities and any other matter जो भी partners उसमें decide करना चाहें वो सबको हम include कर लेते हैं. अब देखिए पार्टनरशिप डीड को हर एक पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अपने अकॉर्डिंग तैयार करती है, तो इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है. देयर इज नो एनी सेट फॉर्मेट ऑफ द पार्टनरशिप डीड. ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप तैयार कर सकते हो. लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो जनरली इसमें हर एक पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड फॉर्मेट में करनी होती हैं, हमें की जाती हैं. वो है जैसे फर्म का नाम पता, फर्म का क्या नाम रखा है आपने और उसका एड्रेस क्या है, पार्टनर्स के क्या नाम और पते हैं, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, किस टाइप का बिजनेस आपकी फर्म करना चाहती है, आप किस चीज़ के लिए अपनी फर्म को एस्टेब्लिश कर रहे हो, मीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, अमाउंट ऑफ कैपिटल वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, उसमें हर एक पार्टनर कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर जो कैपिटल आपने लगाई है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितने % से उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, हाउ मच अमाउंट विड्रॉन, कोई भी हर एक पार्टनर्स हैं वो कितनी ड्राइंग्स कर सकते हैं मंथली या ईयरली बेसिस पर, कितनी ड्राइंग्स, वो जो ड्राइंग्स करेंगे उस पर कितना उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, फर्म को क्या इंटरेस्ट मिलेगा, गुडविल अगर किसी भी न्यू पार्टनर के टाइम पर या किसी भी समय पर हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो उसका कौन सा मेथड अपनाया जाएगा, उसके बाद किस रेशो में प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, पार्टनर्स की सैलरी अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो उसको कितने क्या सैलरी मिलेगी, उसका रेम्यूनरेशन किस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, फर्म के अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक रहेगा, उसके अकाउंटेंट कौन होंगे, ऑडिटर्स कौन होंगे, ऑडिटिंग कराना भी है या नहीं कराना है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, एक लिमिट के बाद ही अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी रहता है. तो उसके बाद इसी तरीके से अगर कोई भी थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में कि उनके रिलेशंस के डिसाइड करते हुए अगर हमें कोई भी और पार्ट डिसाइड करनी है तो हम अपने पार्टनरशिप डीड में उसको इंक्लूड कर सकते हैं. कोई भी एक सेट फॉर्मेट नहीं है, जो भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं आप अपने पार्टनरशिप डीड में उसको इंक्लूड कर लोगे. अब बात आती है कि अगर किसी फर्म ने अपनी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है तो फिर हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो रूल्स दिए गए हैं उनको मानना पड़ेगा.
देखिए पहले आप अपनी डीड बना लीजिए, अगर उसमें कोई भी या तो आपने डीड ही नहीं बनाई है या किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया है, तो फिर जो एक्ट कहता है हमें उसे मानना पड़ेगा। इफ देयर इज नो एनी पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप इज साइलेंट अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक पॉइंट के बारे में आपने नहीं बनाया, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई और वी हैव टू फॉलो देम। तो वो कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं कि जो कि हमको मानने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अच्छे से करोगे। पहली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी इक्वल इफ देयर इज नो एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, देन दैट रेशो विल बी इक्वल। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए ने 1 लाख रुपीज लगाए हुए हैं और बी ने 10 लाख रुपीज लगाए हुए हैं, तो फिर भी चाहे ये 1 रुपया लगाए और ये 1 करोड़ रुपया लगाए, तब भी इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होंगे दैट विल बी इक्वल, वो इक्वल होंगे इफ देयर इज नो एनी प्रोविजन रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन योर पार्टनरशिप डीड। या तो भाई पहले से डिसाइड कर लो कि भाई मैं इतने 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो, तो आपका जो शेयर प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा या कम होगा, जैसा भी है पहले से ही आप उसे डिसाइड कर लीजिए। लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट द प्रॉफिट्स और लॉसेस वॉट एवर इट इज, तो वो आपका डिवाइड होगा इन द इक्वल रेशो, वो इक्वल रेशो में ही डिसाइड होगा। अगला है, अगर आपने पार्टनर्स ने कोई भी कैपिटल लगाई हुई है तो देयर विल बी नो एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक कितना भी आपने कम लगाया है, कितना भी ज्यादा लगाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिलेगा अगर पहले से डिसाइड नहीं है तो। ड्राइंग्स आपने कितनी भी निकाली हैं उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई भी इंटरेस्ट पर आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, फर्म को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई लोन दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, तो उस लोन पर जो 6% अगर आपने डिसाइड नहीं भी किया है ना, तो भी एज पर लॉ आपको उस पर 6% पर एनम के हिसाब से डिसाइड कर आपको वो इंटरेस्ट उस पर मिलेगा लोन पर। तो यहाँ पर हमें कैपिटल देना और लोन देना, इन दोनों में डिफरेंस को समझना पड़ेगा कि कैपिटल आपने लगाई हुई है, कोई भी अमाउंट अगर आपने एज अ कैपिटल लगाया हुआ है तो आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने कोई अमाउंट एज अ लोन दिया हुआ है फर्म को तो उस पर आपको 6% पर एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर कुछ और डिसाइड नहीं है तो। कोई भी पार्टनर कुछ भी काम करे उसे कोई सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से इंक्लूड नहीं किया गया है तो। नेक्स्ट, आपको विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किसी भी न्यू पार्टनर को आप फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। मीन्स कोई भी पार्टनर केवल तभी एडमिशन किया जा सकता है, कोई न्यू पार्टनर तभी फर्म में लिया जा सकता है जब उस पर ओनली केवल मेजॉरिटी नहीं, ऑल पार्टनर्स, जब तक कि सारे पार्टनर्स नहीं मान जाते कि हाँ उसकी वो अपनी कंसेंट नहीं दे देते, तब तक आप किसी पार्टनर को, न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कोई भी पार्टनर है वो फर्म में आकर, ये उसका राइट भी है एज पर लॉ कि आप वो उसके फर्म के कंडक्ट में अपना जो बिजनेस है उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स, वो किसी भी टाइम पे इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स का, उसमें से कॉपीज ले सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ अ वेरी नॉमिनल सी फीस होती है, उसको देकर आप अपनी उसको कॉपीज को भी, अकाउंट्स की कॉपीज को भी ले सकते हो। A firm is dissolved on the death of the partner. जब एक पार्टनर की अगर सपोज डेथ हो जाती है तो उस समय पर आपको कंपल्सरी वो फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, पहले उसको खत्म करना पड़ेगा। फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अगर उसे चालू रखना चाहते हैं तो फिर वो दोबारा से एक न्यू फर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रूल्स हैं जो कि लॉ के अकॉर्डिंग है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड। देखिए इससे रिलेटेड हम देखते हैं, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है हमारा, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
अमरीश, ललित एंड चारू, ALC ये पार्टनर्स दिए हुए हैं. दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, उनके पास कोई डीड नहीं बनी हुई है. A who has contributed more capital than the other partners demands interest on capital at the rate 10% per annum, but L and C, Lalit and Charu, do not agree with him. So they are right. A will not get any type of the interest on capital at any rate because they don't have any partnership deed. ललित हैज डिवोटेड फुल टाइम, ललित ने कहा भाई मैं काम करता हूँ तो मुझे सैलरी चाहिए, कोई सैलरी नहीं मिलेगी. बिकॉज इफ देयर इज नो एनी पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट, नो रेम्यूनरेशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड. चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन. यस, लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा. 50% उसने एडवांस दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है. एट द मार्केट प्राइस 12%, नो 12%. It is decided that it will be at 6% per annum. अगर आपने लोन दिया हुआ है तो आपको 6% पर एनम के रेट से डिसाइड ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिल जाएगा. अगर आपको 12% से लेना था तो आपको पहले ही पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए थी और उसमें इस प्रोविजन को इंक्लूड करना चाहिए था. अब जबकि नहीं कुछ भी पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई गई है तो आपको 12 से नहीं, एज पर लॉ 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा. Amrish has drawn 10,000 rupees from the firm for personal use. L and C, Lalit and Charu demands that the interest should be charged at the rate of 10% per annum. No, कोई interest charge नहीं किया जाएगा. Profit before taking into account any of the above claims amounting to rupees 50,000. आपका 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से सिर्फ A को सी को जो उसने 50,000 रुपीज लोन दिया हुआ है उस पर 6% की रेट से आपको फुल ईयर का 3,000 तो उसको मिल जाएगा. बाकी का जो बचेगा 47,000 इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ए, ललित एंड चारू. ए वाज अमरीश, ललित और चारू को इक्वली ये डिसाइड होगा. किसी को ना कैपिटल रेशो में मिलेगा ना किसी रेशो में. इट विल बी डिवाइडेड इन इक्वल रेशो. ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी हमारा ऐसा ही है, इसको और देख लेते हैं. अटल एंड लाल आर द पार्टनर्स इन ए फर्म. दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड. व्हाट शैल बी द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट है, अटल डिवोटेड मोर टाइम देन लाल इन द बिजनेस and Atal demands a salary, no salary. L, Lal has invested capital of 50,000 whereas Atal has invested only 5,000 capital. Atal ने लोन भी दिया हुआ है 10,000 रुपीज का. What interest if they will be allowed to Atal and Lal. देखिए, लाल ने सिर्फ कैपिटल लगाई हुई है 50,000 की, उसे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कैपिटल पर नहीं मिलेगा. दूसरा, अब हम अटल की बात करते हैं तो उसने जो कैपिटल लगाई हुई है 5,000 की उस पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. लेकिन उन्हें जो 10,000 रुपीज का लोन दिया हुआ है उस लोन पर 6% की रेट से उसे अपना इंटरेस्ट मिल जाएगा. ये 600 रुपीज उसको एज इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेंगे. अटल वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर. एल ऑब्जेक्ट्स. जो लाल अगर उसको ऑब्जेक्ट करता है तो अभी हमने पढ़ा था कि इफ देयर इज नो एनी पार्टनरशिप डीड देन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, अगर जब तक इनकी सबकी कंसेंट नहीं होगी आप न्यू पार्टनर आपके बिजनेस में नहीं आ सकता. अब अगर लाल यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो अटल अपने सन को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता. लाल वॉन्ट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. नो, ये नहीं होगा. किसी की कितनी भी कैपिटल हो, कोई कितना भी काम करता हो, कुछ भी हो, तो जो प्रॉफिट्स होंगे अटल बॉन्ड्स it should be distributed equally. Yes, Atal is right. Profit and losses will be shared in the equal ratio. Next illustration देखते हैं.
देखिए हैरी एंड गैरी आर द पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, एंड दे डोंट हैव एंटर्ड इनटू एनी पार्टनरशिप डीड, उन्होंने कोई अपनी फॉर्मल पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, बट हैड एग्रीड द फॉलोइंग, मतलब देयर इज ए ओरल एग्रीमेंट बिटवीन दैम, सैलरी विल बी पेड। तो ओरल एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, कैसा भी हो सकता है, रिटन पार्टनरशिप डीड है नो प्रॉब्लम, अगर उन्होंने ओरली कुछ डिसाइड किया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। सैलरी विल बी पेड टू हैरी, सैलरी पे की जाएगी 10,000 पर एनम की, गैरी को कमीशन पे किया जाएगा 10% का, इंटरेस्ट कैपिटल पर 10% होगा, ऑल राइट नो प्रॉब्लम, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग 10%, ठीक है। पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिट विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स, अगर जब तक दोनों पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे किसी थर्ड पार्टनर को आप एडमिट नहीं कर सकते। हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व, Gary demands to be paid salary as Harry is being paid because the commission is lower. अब यहाँ पर गैरी ने कहा कि मुझे भी इसके जैसी सैलरी चाहिए क्योंकि मेरा कमीशन बहुत कम है, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो ओरल एग्रीमेंट है दैट इज इक्वल टू द रिटन एग्रीमेंट, और पहले से डिसाइड हुआ है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका कमीशन ही गैरी को मिलेगा। तो यहाँ पर गैरी को कोई कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन या सैलरी नहीं दी जाएगी, उसका जो कमीशन डिसाइड हुआ है सिर्फ वही उसको दिया जाएगा, तो नो सैलरी। उसके बाद है हैरी ने डिमांड किया दैट हिज सन शेरी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 25% शेयर to be given out of his share of the profits, to which Gary disagrees. तो उसने हालांकि अपने प्रॉफिट्स में से शेयर दे रहा है उसको 25%, लेकिन फिर भी गैरी अगर उसको नहीं मान रहा है तो आप एक थर्ड पार्टनर जो कि यहाँ पर शेरी है उसको आप एडमिट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एग्रीड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स दैट there will be partner cannot be any other partner cannot be admitted without the consent of both the partners. तो यहाँ पर हैरी जो है वो रॉन्ग है, वो पार्टनर न्यू पार्टनर नहीं आ सकता, न्यू पार्टनर को आप एडमिट नहीं करोगे।